नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। तिलहनी फसलों के अंतर्गत हमारे अनेक किसान भाई अलसी की खेती करते हैं, लेकिन वो इसकी बुआई करते समय लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप अलसी की फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए उन्नतशील किस्मों का चयन कर वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रही हैं डॉक्टर आराधना कुमारी। आप सभी जानते हैं कि अलसी हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है तथा इससे हमें बहुत सारे बीमारियों का समाधान करने में मदद मिलती है, जैसे कि मोटापा, मधुमेह ये इत्यादि को ये कम करता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है। और ऐसा देखें कि इसमें लागत भी बहुत नहीं लगती और ये कम सिंचित क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन हो सकता है। उन्नत किस्मों की बात करें तो इसके लिए दो तरह की किस्में लगाई जाती हैं। एक तरह की किस्में जो होती हैं वो बीज वाली होती है तथा दूसरे जो होते हैं वो रेशे वाली होती है। हमारे भारतवर्ष में दोनों तरह के किस्में और बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अब असिंचित क्षेत्रों के लिए बात करें तो JLS 66, 67, 73, शीतल, अलसी 32 इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिंचित क्षेत्रों के लिए जो वैरायटी किस्में होती हैं वो अलग होती हैं, जैसे सुयोग, JLS 23, T 397, पूसा 2 इत्यादि। अलसी की फसल के लिए काली, भारी एवं दोमट मिट्टियां उपयुक्त होती हैं। अधिक उपजाऊ मृदाओं की अपेक्षा मध्यम उपजाऊ मृदाएं अच्छी समझी जाती हैं। भूमि में उचित जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। आधुनिक संकल्पना के अनुसार उचित जल एवं उर्वरक व्यवस्था करने पर किसी भी प्रकार की मिट्टी में अलसी की खेती सफलता पूर्वक की जा सकती है। किसान भाइयों, अलसी की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए एक बार हैरो से जुताई करने के बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद पाटा लगा देना चाहिए, जिससे भूमि में नमी संरक्षित रह सके। इसके अलावा जुताई से पहले 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर खेत को तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद असिंचित अवस्था में अलसी के लिए नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 20 किलोग्राम और पोटाश 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोने के पहले उर्वरकों की पूरी मात्रा देनी चाहिए। और सिंचित अवस्था में अलसी के लिए नाइट्रोजन 80 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम और पोटाश 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें से नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा का प्रयोग बुआई के पहले तथा बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा का उपयोग प्रथम सिंचाई के तुरंत बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में करना चाहिए। बीज दर इसके लिए लगभग 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज अच्छा होता है। बीजोपचार एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि यहाँ करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जियनम जो होता है उससे प्रति किलोग्राम सीड को अगर आप उपचारित कर देते हैं तो जितने भी रोग होते हैं ज़्यादातर रोग आएंगे नहीं। अगर हम रो टू रो यानी कतार से कतार डिस्टेंस की बात करें तो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस उपयुक्त होता है। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर अच्छा होता है। और गहराई की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई पे कभी ना लगाएं। किसान भाइयों, अलसी की फसल को खरपतवारों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, इसलिए आप इनका समय रहते नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। अगर हम खरपतवार की बात करें तो अलसी की फसल में 25 से 30 दिन के बाद आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। अलसी के अच्छे उत्पादन के लिए फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यदि 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो प्रथम सिंचाई बुआई के 1 माह बाद एवं द्वितीय सिंचाई फल आने से पहले करना चाहिए। सिंचाई के साथ साथ खेतों में जल निकास का भी उचित प्रबंध होना चाहिए।
और अगर आप इन सब विधियों का इस्तेमाल करके खेती करते हैं तो आप बहुत अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी मेरी आशा है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में सघन तकनीक के अंतर्गत पंगेसियस प्रजाति की मछली का पालन किया जाता है, जिसकी बढ़वार बहुत तेजी से होती है। इस मछली की बाजार में मांग भी अच्छी है। अगर आप भी इस मछली का पालन करना चाहते हैं तो आज हम आपको मिलवाते हैं ग्राम अरबलिया, जिला भोपाल के मछली पालक रणवीर सिंह से और जानते हैं सघन पंगेसियस मछली पालन के बारे में। शहर हो या गांव, बढ़ती जनसंख्या का दबाव दोनों जगहों पर है, जिससे खेती के लिए जमीन कम होती जा रही है, लेकिन खाद्यान्न की जरूरतें बढ़ रही हैं। ऐसे में कम एरिया से अधिक उत्पादन पर किसान जोर दें, इससे उनका लाभ भी बढ़ेगा और मांग को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर मछली पालन को ध्यान में रखकर बात करें तो कार्प मछलियों का पालन करके 1 एकड़ से लगभग 30 कुंतल तक का उत्पादन मिलता है और इसकी जगह अगर पंगेसियस, जिसे प्यासी के नाम से भी जानते हैं, का प्रति एकड़ 250 से 300 कुंतल तक उत्पादन लिया जा सकता है और ये किसान इसी मछली का पालन कर रहे हैं। मैं आज आप लोगों को मछली पालन के व्यवसाय के बारे में बताना चाहता हूं, जो मैं स्वयं पिछले 2 से 3 साल के समय से कर रहा हूं। इसमें तालाब बनाते समय मैंने सबसे पहले राज्य सरकार से कुछ सब्सिडी भी ली है, जो कि मुझे 30% मिली है और ये मेरा जो तालाब है ये 1.25 एकड़ के से आधे एकड़ के समथिंग जगह में है। और इसके शुरुआत में हमने पहले चूने का उपयोग किया, जिसमें कोई भी अनुवांछित कीटाणु हैं उनके लिए, और इसके बाद कुछ गोबर हमने डाला, जिससे कि पानी ज़मीन में अधिक मात्रा में ना बैठ पाए। और इसके बाद फिर हमने मछली को बीजों के लिए बीज की तलाश की, जिसमें हमने पंकज नाम की जो मछली है हमने उसको डाला है। और उसकी बनावट जैसे कुछ आगे उसमें तार जैसे निकलते हैं, जैसे मूछ टाइप में जैसे कहते हैं अपन आम लोग, उसमें एक कांटे की मछली भी बोला जाता है उसे। अधिकतर जो भी आदमी अधिक कई नामों से उसे बोलता है। इस मछली को पंगेसियस, पंगास, बैकर मछली और कहीं कहीं प्यासी के नाम से भी जाना जाता है। इस मछली को कम एरिया में अधिक संख्या में पालना आसान होता है। इस मछली का पालन आमतौर पर तालाबों में केज लगाकर किया जाता है, लेकिन ये किसान अपने कच्चे तालाब में ही इस मछली का पालन कर रहे हैं। अब उसको हमने शुरुआत में पहले तो तालाब की अच्छे से देखरेख की। खरपतवार हैं, जैसे कुछ खरपतवार थे, हमने उन्हें भी तालाब में से हटाया, साफ़ सफाई की। इसके बाद फिर हमने बच्चों को उसमें डाला है तालाब में, जो कि 2.5 से 3 इंच के लगभग है, जो हमने उस समय डाला था जून में। और अब हम उसे आगे करते हुए देख रेख कर रहे हैं बराबर। एक काम और मैं करता हूँ, जैसे बच्चे जिस समय हमने डाले थे तो उस समय हमने पूरे तालाब को जाल से ढक दिया था, ताकि कोई पक्षी या बुगले वगैरह मछलियों को ना खा सके। इन मछलियों को घर से तैयार किया गया आहार नहीं दिया जाता है, क्योंकि कम एरिया में मछलियों की संख्या अधिक होने की वजह से घर का आहार देने पर पानी दूषित होता है, जिससे मछलियों पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए इन मछलियों को कृत्रिम आहार ही दिया जाता है। इसके बाद आती है पानी का पीएच मान। पानी का पीएच मान हमें अधिकतर 6.5 से 7.5 के बीच में अच्छा माना गया है। और उसकी अगर ऊपर नीचे अगर होता है, जैसे पानी में अपनी गैसेस बनती हैं, अमोनिया गैसेस हैं, तो उसके लिए जीरो लाइट या और भी बाज़ार में कुछ दवाएं आती हैं, उनका प्रयोग अपने किसान भाई कर सकते हैं। मछलियों में रोगों की समस्या भी आती है, जिससे बचाने के लिए तालाब प्रबंधन का विशेष ध्यान रखते हैं
और जरूरी होने पर रोगी मछलियों के उपचार के लिए दवाओं का भी प्रयोग करते हैं। और समय समय पे उसका वजन भी चेक करना पड़ता है, ताकि मछली हमारी दाना तो बराबर खा रही है, अब बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। तो इसके लिए 15 दिन से 20 दिन के अंतराल में या 20 से ऊपर 1 महीने के पहले हमें एक बार निकाल के मछलियों को चेक करना पड़ता है। करना ही पड़ेगा, क्योंकि दाना तो हम बराबर खिला रहे हैं मछलियों को, मगर उसका ये भी अपन को पता चले हम लोगों को कि अपनी मछली बराबर मात्रा में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। तो किसान भाइयों, ऐसे सभी चीज़ों का देख रेख हमें करना पड़ती है। देसी मछलियाँ जहाँ 1 वर्ष में तैयार होती हैं, वहीं पंगास 6 से 7 महीने में ही तैयार हो जाती है। इस मछली की कम अवधि में तैयार होने की विशेषता और कम एरिया से अधिक उत्पादन के चलते किसानों को अधिक मुनाफा हो रहा है। कुछ सफल किसान अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं कि इस मछली का पालन मार्च से अगर शुरू किया जाए और नवंबर तक मछलियों को निकाल लिया जाए तो अच्छा लाभ होगा। इस मछली का पालन आमतौर पर तालाबों में केज लगाकर किया जाता है और केज में पालन करके प्रति एकड़ 500 कुंतल से भी अधिक उत्पादन लिया जा सकता है, जिसमें लागत भी अधिक आती है। लेकिन ये किसान अपने कच्चे तालाब में ही इस मछली का पालन कर रहे हैं, इसलिए इन्हें 1 एकड़ से लगभग 250 कुंतल प्रति एकड़ उत्पादन मिल रहा है, जो कि कच्चे तालाब में अच्छा उत्पादन है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अपने राज्य में नींबू की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है और इससे किसानों को अच्छा फायदा भी मिलता है। लेकिन कभी कभी इन बागों में कीट रोगों के अधिक प्रकोप से नुकसान भी हो जाता है। तो बागवान नींबू के बाग में कीट रोग की सही पहचान कैसे करें और रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर राकेश कुमार यादव से। नींबू के फलों की बाजार में वर्ष भर मांग रहती है। इसकी बागवानी करने वाले किसान अच्छा मुनाफा कमाते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने नींबू के बाग लगाए हैं। उन्हें बाग में इस समय कुछ कार्यों को करना जरूरी है। नींबू के बाग में अक्सर कई तरह के खरपतवार उगाते हैं और ये खरपतवार भूमि से खाद पानी ग्रहण करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के कीट और रोगों को आश्रय भी देते हैं, जो बाद में पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसे नियंत्रण करने के लिए बागवान भाइयों को चाहिए कि वह बाग में निराई गुड़ाई द्वारा खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें और पौधों के चारों ओर थाला बनाएं। ऐसा करने से भूमि में वायु संचार बढ़ेगा और पौधे की अच्छी बढ़वार होने से फलत भी अधिक मिलेगी। आज मैं आपको नींबू में कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कीट कौन कौन से लगते हैं इसमें। लीफ माइनर की। लीफ माइनर जो कीट है वो क्या करता है, जो पौधे का जो टेंडर पार्ट होता है या जिसको कहते हैं कि नई ग्रोथ होती है, नई वृद्धि होती है, नई पत्तियां होती है, उन पे आक्रमण ज़्यादा होता है। इसमें ये कीट क्या करता है कि नई जो टेंडर पत्तियां हैं उन पे उनकी जो ऊपर की जो परत होती है पत्ती की, उसके नीचे जाके क्लोरोफिल खाता है। ये क्लोरोफिल जो है हरा भाग, उसको स्क्रैप करके खाता रहता है। इससे क्या होता है कि पत्तियां सिकुड़ जाती है और उसके ऊपर आप देखेंगे इसके लक्षण, तो पत्ती के ऊपर एक टेढ़ी मेढ़ी सी सफ़ेद रंग की सुरंग बन जाती है, इसीलिए इसको लीफ माइनर बोला जाता है। दूसरा जो कीट है लेमन बटरफ्लाई। लेमन बटरफ्लाई जो कीड़ा होता है, एडल्ट तो उसकी तितली होती है, काले और हल्के पीले रंग की तितली होती है। लार्वा जो होता है इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंस्टार जो लार्वा होता है वो काले रंग का यानी कि गहरा भूरा और बीच में हल्के पीले रंग के जो तिरछे से आड़े तिरछे से स्पॉट होते हैं। और जिसका जो फुल जो ग्रोन जो लार्वा होता है वो हरे रंग का हो जाता है। तो ये क्या करता है कि पूरी पत्ती को, जो पत्ती की बीच की सिरा होती है, उसको छोड़कर पूरी पत्ती को खा जाता है। और यदि इसका आक्रमण ज़्यादा हो गया, इसका प्रकोप ज़्यादा हो गया, तो पूरे पौधे की पत्तियां खा जाता है। पौधा एकदम ऐसे नंगा दिखाई देता है बिना पत्तियों का।
आज के समय में नींबू का बाग भी कीट रोगों के प्रकोप से अछूता नहीं है। ऐसे में बाग को कौन कौन से कीट नुकसान पहुंचाते हैं और किसान उन्हें कैसे पहचाने और नियंत्रण के कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? यदि कम संख्या में है ये लेमन बटरफ्लाई, तो इसके लिए हम पत्तियों से, जैसे एक पेड़ पे जो छोटा ये शुरू हो जाती है, जब बगीचा हम लगा देते हैं उसी समय से शुरू हो जाती है, तो उसी समय हमको रोज विजिट करना चाहिए अपने बगीचे का। उससे पता लगता है कि हमारे खेत में कितने कीड़े बीमारियां आ गई, नहीं आई, हेल्दी है, पौधा बीमार है, क्या है, तो वो सिम्टम दिखने लग जाता है। तो शुरू में कुछ पौधों पर एक दो ही ये इसकी लट जो दिखती है, तो उसको हम हाथ से भी हटा के मार सकते हैं यदि ज़्यादा प्रकोप नहीं है। तो ज़्यादा प्रकोप हो जाता है तो कोई भी सिस्टेमिक जो इंसेक्टिसाइड है उसका हम स्प्रे करके इसका नियंत्रण कर लेते हैं। लीफ माइनर करते हैं, इसमें एसीफेट का जो है छिड़काव कर देते हैं। बागवान भाइयों, आपको नींबू के बाग से अधिक फल मिले, इसके लिए बाग को रोगों से बचाना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको बाग का नियमित देखरेख करनी होगी। इसके अलावा इसमें लगने वाले रोगों की सही पहचान करके समय पर नियंत्रण करना होगा, तभी बाग से अधिक फल मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं कैंकर की। जो सिट्रस कैंकर होता है, इसके शुरुआती लक्षण होते हैं जैसे हमारा सूरज उगता है सुबह सुबह तो लालिमा लिए हुए होता है, इसी तरह से पीले रंग के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं गोल पत्तियों के ऊपर। यही धब्बे बाद में जाके भूरे हो जाते हैं, फिर जैसे जंग लग जाती है उस तरह के धब्बे हम पत्तियों पे देखते हैं। शुरुआती जो इसके लक्षण है वो पत्तियों पे आते हैं, उसके बाद में जैसे ये रोग भयंकर रूप लेता रहता है तो शाखाओं पे, तने पे आ जाता है ये, और बाद में इसका प्रकोप फलों पे भी हो जाता है जब फल आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले शुरुआती लक्षण आते ही हमको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, COC जिसको हम कहते हैं, उनका हम स्प्रे करते रहें। जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है वो और जो COC है वो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल के इसका छिड़काव करते रहें निश्चित अंतराल पर, तो इसका हम प्रकोप से रोक सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जिस प्रश्न को हमने शामिल किया है उसे पूछा है नरखेड़ा जिला जबलपुर के किसान सुधाकर लाल ने। ये मटर की फसल में फली छेदक कीट की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो सुधाकर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपके साथ जो मटर का जो फली छेदक कीड़ा है उसके बारे में बात करेंगे, उसको नियंत्रित कैसे करें, जो पॉड बोरर जिसको बोलते हैं, और इसके बाद जो है इसको कैसे पहचानेंगे, इसका जो लक्षण है वो जानना ज़रूरी है। इस पे जो छोटे छोटे लार्वी होते हैं वो पहले जो नए पंखुड़ियाँ होती हैं उनको खाती हैं, और फिर ये जो बड़े जो पत्ते होते हैं उसके अंदर और फूलों के अंदर चले जाते हैं, और फिर वो जो है पूरा उससे फूल जो है उसका वो गिरना शुरू हो जाता है, और ये हमारे फसल को बाद में जब इसमें आपके पॉट बनेंगे तो उसमें ये चले जाते हैं और उसको खाते हैं। ये कीट शुरू में पत्तियों को खाते हैं, उसके बाद फलियों में छेद करके अपने सिर को फलियों के अंदर डालकर दोनों को खाते हैं। इस कीट के प्रकोप से उत्पादन 60 से 70% तक कम हो जाता है, इसीलिए फली छेदक कीट का समय रहते नियंत्रण करना जरूरी है। तो इस तरह से पौधे को शुरुआती अवस्था में ही कमजोर कर देते हैं, और जो है 1 से 2 लार्वी जो है हर पॉड में जो है आपको ये मिलेंगे। जो इसका डैमेज सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जो होता है, जो मौत होता है उसका लार्वी जो है उसके द्वारा सबसे ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाते हैं। अब है कि इसको हम नियंत्रित कैसे करें, इस पॉड बोरर को, फली छेदक कीट को। तो इसके लिए हम कल्चरल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड, तीनों तरह के मेथड को अपना सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि इसको हम पॉड बोरर को और कंट्रोल करने के लिए हमारा जो फील्ड है वो
खरपतवार मुक्त होना चाहिए, जो हमारे उसमें फसल अवशेष है वो नहीं होनी चाहिए, और इसमें जो हमारे पास बायोलॉजिकल जो मेथड है उसमें प्रीडेटर का यूज कर सकते हैं, पैरासाइट का यूज कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में इस कीट से ग्रसित फलियों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए तथा प्रति हेक्टेयर खेत में 15 से 20 टी आकार की खूंटी लगा दे, जिस पर पक्षी बैठेंगे और कीटों को खाकर नष्ट कर देंगे। यदि फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक दवाओं का प्रयोग करके इस कीट का रोकथाम कर सकते हैं। और जो रासायनिक उपचार में है उसमें हम मालाथियन 5D का इस्तेमाल कर सकते हैं 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जो लगभग 40 से 45 दिनों के बुआई के बाद इसका इस्तेमाल करें, या फिर कार्बारिल 50 जो वेटेबल पाउडर जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम केमिकल का इस्तेमाल, रसायन का उपयोग करके भी इसको हम नियंत्रित करते हैं। और जो इन्फेक्टेड जो है, जिस पे कीड़े का प्रकोप हो चुका है, वैसे पौधों को वहाँ से निकाल दें, और इस तरह से हम पॉट बोरर से इस फली छेदक कीड़े से अपने मटर की फसल को बचा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।